जो मुश्किल पार्ट है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, इंटीग्रेशन तो जैसे करते हैं वैसे वो तो सही है, हो जाएगा इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से। आगे वाले जो पार्ट में कहते हैं ना, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, जैसे इस फॉर्म में कह रहा है एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना। सिंप्लीफिकेशन में कभी कभार थोड़ा बहुत मसला हो जाता है। बाकी जैसे डिफरेंशिएशन करनी है वो तो वैसे ही जैसे होती है होती रहेगी। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर मैंने बताया था कि आप वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। सबसे पहले आप डी एक्स और डी थीटा इन दोनों को अलग अलग करोगे। तो इफ़ यू सेपरेटेड तो ये हो जाएगा डी एक्स यहीं पे रहेगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2x+1। अच्छा, कॉस मैं भूल गया, 2 cos² थीटा डी एक्स, और ये डी थीटा यहाँ पे ले गया। अब थीटा वाली चीज़ों को थीटा पास ले जाता हूँ, एक्स वाली चीज़ों को एक्स के पास, 2/√2x+1 डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा, और कॉस अपॉन में है ना, अपॉन कॉस स्क्वायर, इसका मतलब है सेक स्क्वायर हो गया ये। सेक स्क्वायर था, पढ़ा है ना हमने कि कॉस का जो इन्वर्स होता है सेक होता है। तो अगर कॉस आ रहा है, कॉस स्क्वायर है, तो वो ऊपर जाके करो। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेट करने के लिए ये वाला जो 2 है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। और अगर इसको मैं ऊपर कराता हूँ 1/2, अब इंटीग्रल जो है आराम से हो जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है कि टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेन हो जाएगा सिंपल। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सी, अब हम लगा लेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x+1 ऐसे ही रहेगा, पावर विल एड अप, तो -½ + 1 +½ हो जाएगा, और हमें भी हाफ आ जाएगा। और अंदर का डिफरेंशियल जो 2x+1 है उसका डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2x डिफरेंशियल 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2 कट गया, तो हमारे पास बन गया 2x+1 पावर हाफ इज टू टेन थीटा प्लस सी। ये हमारा गया जनरल सोल्यूशन। यू हैव नॉट येट फाउंड द वैल्यू ऑफ सी, उसको हम जनरल सोल्यूशन कहते हैं। फिर अब इसको पर्टिकुलर निकालने के लिए हमें कंडीशन दे, जो कि देखो यहाँ पे दी हुई है हमेशा। एक्स 0 है और थीटा π/4 है, तो एक्स को 0 रख दो। तो 0+1 अंडर रूट इज इक्वल π/4। तो ये तो 2 रह जाएगा, 10π/4 1040 होता है 1। तो आपके पास सी का आंसर आ गया। सो योर इक्वेशन इज नाउ 2x+1 अंडर रूट 10 थीटा+1। ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन थी, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था, और हमारे जो हमें ऊपर क्वेश्चन में दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने इसको सॉल्व कर लिया। So ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। फिर obtain एन एक्सप्रेशन फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब एक काम करना बाकी रह गया है कि हमें जो है एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए, तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो अब एलजेब्रा की बारी है, और हम एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बारी बारी चीज़ों को दूसरी जगह ले जाएंगे। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड में डाल दो, तो 2x+1 हाफ 10 थीटा+1/2। फिर लेफ्ट साइड पे पावर हाफ है, वो राइट साइड पे जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ पे 2x+1 रह जाएगा। ये होल स्क्वायर, बस एक क्वेश्चन करा है, +1/2 होल स्क्वायर। और ये +1 है, वहां पे जाके -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। आखिर में आपने कंप्लीट पूरा सवाल पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बस डिफरेंशियल सॉल्व करके छोड़ दिया। इसने असल में एंड में मांगा था एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो हमने वेरिएबल सेपरेशन किया, फिर हमने एक इंटीग्रेट किया, जनरल सोल्यूशन निकाला, फिर कंडीशन डाल के हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। फिर आखिर में इसने कहा था एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो हमने एक्स को सब्जेक्ट बना दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर।
मेजोरिटी ऑफ द सवाल जो है ऐसे ही हैं, ठीक, पास पेपर में। जो मुश्किल वाली चीज आती है जब हमें एक रियल लाइफ या रियल टाइम क्या बोलेंगे एप्लीकेशन की, हम डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वे वो करते हैं, डिराइव करते हैं, और फिर उसके बाद हाँ ये कॉस स्क्वायर था, वहां पे जाके डिवाइड में आ जाएगा ना, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले आएगा तो सेक स्क्वायर हो गया। इसको किसी को लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट के बाद फिर मैं आगे। इसको नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो ना, वो लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्ड भी हो रहा है। क्या सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? 10 होता है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10 हो गया। वन डाल दिया ना इसके अंदर, सी की जगह 1 तो आया था वो डाल दिया। ठीक है, 7 मार्क्स आपको मिल गया। ये स्क्वायर रूट है ना, वहां पे जाके स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, हाफ पावर है, वहां पे जाके स्क्वायर हो जाएगा। फिर -1/2। डायरेक्ट क्या है, हम लोग उसका स्क्वायर लगाते रूट साइड और बताइए एक ही बात है, सेम जगह पहुंचते। इसमें देखो ये अच्छा काम का सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनवा रहा है, और शुक्र से इसमें थोड़ा सा इसने हिंट दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिया। इन अ सर्टेन the government charges tax on each liter of petrol sold to motorist. Each liter of petrol पर टैक्स लग रहा है। The revenue per year is R million dollars when the rate of tax is X dollars per liter. The variation of R with X is modeled by the differential equation. ठीक है, ये R हमें पता है क्या था, रेट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, ठीक है, और when the rate of X is sorry rate of tax is X dollars per liter। तो इसका कोई काम नहीं है वैसे, हमें बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी करना होगा, और आर इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए। और हमें ये चीज़ इसने दे दिया है, फंक्शन भी बना के दे दिया है कि ये फंक्शन को आपने सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे और फिर जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे करेंगे। तो हमने जब लिखते हैं इसको, तो डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू R1/x माइनस 0.57। इसको सॉल्व करना है, पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे, देख लो फिर बोलना नहीं मुझे। तो डी आर अपॉन आर हो जाएगा, और डी एक्स को वहां ले जाएंगे तो 1/0.57 डी एक्स। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, 1/r का डिफरेंशियल एल एन आर, और यहाँ पे डिफरेंशियल हो जाएगा एल एन एक्स माइनस 0.57 एक्स प्लस सी। फिर ऐसे कंडीशन दी है, हाँ भाई इंटीग्रेट कर दिया ना, इंटीग्रेट कर दिया तो वो हट जाता। अब हम अपनी कंडीशन डालेंगे x 0.5 और r 16.8। r हमारा हो जाएगा 16.8, ln x हो जाएगा हमारे पास 0.5 माइनस 0.57, और x भी पता है 0.5 है। कैलकुलेटर निकालो अपना, सी का आंसर निकालो, सी का निकाल के तो मुझे आंसर कोई एक बार आदिल या भूमेगा या सैफ। क्या यहाँ पड़ा? थ्री पॉइंट 799 तो सी का आंसर हमारे पास 3.8 ही कर दो, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो आपके पास कंप्लीट इक्वेशन आ गई है। इसको एग्जैक्ट इसने रखने का नहीं बोला, तो दिस मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट आर कैन नॉट एक्सीड अ सर्टेन
अमाउंट, फाइंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। अगर इसको हम एग्जैक्ट रखें, एग्जैक्ट भी रख सकते हैं वैसे, अगर एग्जैक्ट रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो एग्जैक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ln 16.8 डिवाइड बाय 0.5 हो जाएगा ना, और प्लस क्या 16 पॉइंट क्या चाहिए, वो काम किया, कैलकुलेटर भी दिया था। ये बहुत कुछ ज़्यादा ही करके दे दिया। 16.8 डिवाइड बाय 0.5 33.6 हो गया ना, ये अंदर आ जाएगा 33.6, और ये 0.0.285 0.5 कहाँ गया? कहाँ ln 0.5, तो वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मैंने ये वाला ln 0.5 वहां पे गया तो नेगेटिव, तो जब ln नेगेटिव होता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है ना। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो आपके पास बन जाएगा ln r इज इक्वल टू ln x माइनस 0.57x प्लस ln 33.6 प्लस 0.285। अब उन्होंने कहा था कि r को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो इस पूरे को मैं क्या कर दूं, पावर में डाल दूं ना, e की पावर में आ जाएगा सब कुछ, ये पूरा वही है ना, और ये r नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, और इसको भी मैं सेपरेट कर सकता हूँ ना, अगर मैं इसको यूं लिख देता हूँ, क्या हुआ, सही है, तो e ln x ऐसे रह गया, मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस 0.57x, और ये तो कांस्टेंट है, ये 33.6 आ गया इधर से नीचे, मल्टीप्लाई बाय e की पावर 0.285 आ गया। बस ये आगे सिंपलीफाई नहीं करना, r सब्जेक्ट बन गया, दैट्स इट। अब ये कह रहा है दिस मॉडल कैन नॉट एक्सीड अ सर्टेन, फाइंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, r कैन नॉट एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट। अच्छा अच्छा, एक मिनट, r कैन नॉट एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r के लिए तो dy बाई dx, मैक्सिमम वैल्यूज के लिए तो हम वो करते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो हम हाँ समझ गए, एक तरीका तो ये हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो हम वो करते हैं, क्या करते हैं, हाँ स्टेशनरी पॉइंट ना, स्टेशनरी पॉइंट मतलब डी आर बाई डी एक्स, यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसको इक्वल टू 0 करते हैं, हमारे पास आर के दो आंसर, आर का एक आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा आर इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा 1/x माइनस 0.57 इज इक्वल टू 0, तो x का यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/0.57, जो भी है। अब मैं इस x की वैल्यू को कहाँ डाल दूंगा अपने इस फंक्शन में, इफ x इज इक्वल टू 1/0.57, तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 1/0, कितना होता है कैलकुलेट करो ना, ऐसे रखते हैं, e की पावर में हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 33.6 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 0.285, बस ये कैलकुलेट करना है। 1 डिवाइड बाय 0.57 मल्टीप्लाई बाय e की पावर ना -1 मल्टीप्लाई बाय 32.6 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 33.6 नीचे है, ऊपर नहीं है, 285 क्या 1/0.57 मल्टीप्लाई बाय e की पावर -1,
मल्टीप्लाई 33.6 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 0.285 28.8 हाँ सही है, उससे एरो से लेकर आना। नहीं जा रहा 28.8 जाएगा ना, नीचे जाएगा। इसको भी हटाना पड़ेगा ना। आपने पावर की पावर में गई हो एक, तो छोड़ दो, अपना नॉर्मल कैलकुलेटर चलाओ। वो -1 की भी पावर में 0.28 कर दिया आपने। चलो खैर ठीक है, समझ में आ गया होगा होपफुली। ठीक है, ये सवाल हो गया। इससे थोड़ा मुश्किल अगर ढूंढते हैं, ये तो आसान था। बस तो आसान है यार सारे इसमें तो। एक एक दिखा था अभी मुझे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो ना। हाँ ये वाला, लेकिन ये भी सही है यार। तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना, तभी तुम लोगों को कोई मुश्किल लगेगा तो समझ में आएगी। खैर मेरे लिए तो सारे आसान है। नबी नहीं बनो। क्या वो नबी नहीं बनो। आना भी क्या आता है तो फिर। In a certain chemical reaction, the amount x grams of a substance is decreasing. Decreasing the differential equation relating x and t. The time in seconds since the reaction started is k निकालना है. It is given that x is 100. क्या है? x is 100 at the start of the reaction. इसका मतलब क्या होगा? कि मेरे पास जब स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन मतलब टाइम 0 है और x की वैल्यू क्या है? 100. k is a positive integer. तो क्या इक्वेशन लेंगे ना, हम सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो हो जाएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑब्टेनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स टी एन के, मतलब ये तो नॉर्मल वैसे ही सवाल, कुछ नया नहीं था। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट टी डी टी। इंटीग्रेट क्या पावर, वो जो अलग से करते हैं नहीं यू डैश वी डैश नहीं लगेगा, वो वाला ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तो कांस्टेंट है ना के, के कांस्टेंट है, वो के तो बाहर आ जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रल ln x, इधर से माइनस के बाहर निकाल दो, t की पावर ऐड हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस t। अब इसमें t की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 100, सो ln 100 इज इक्वल टू माइनस के 0/3/2, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो c का आंसर आ रहा है ln 100। सही है, इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा ln x इज इक्वल टू माइनस के टी 3/2 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना ऊपर, प्लस ln 100। बस मिल गया 5 मार्क्स, 4 लाइनों के 5 मार्क्स। मुझे लग रहा था मुश्किल है, तो उससे भी आसान था। ठीक है, 4 लाइनों के 5 मार्क्स। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। बोलो। हाँ नहीं, पेन नहीं, बोलो। अच्छा ये है काम का, हो सकता है इसमें कुछ मसला हो, लेकिन आदिल समझ में आ रहा है भूमिका? तो क्या नाम है, भूल गया, सैफ। जी सर। ठीक है, आज सारे चुप चुप है, तो मुझे बता दिया अगर समझ में आ गया तो। वो नहीं आया अभी तक। A2 में बुलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये देखो लीव।
In a certain chemical reaction, a compound X is formed from a compound B. The mass of A and B at the time T after the start of the reaction are X. Sum of the masses is equal to 50. At any time, the rate of increase of mass A is proportional to mass B at that time. इसको देखो, ये सारी इसने इन्फॉर्मेशन की, इससे बोल रहा है कि ये इक्वेशन जनरेट करके बताओ। मुश्किल नहीं है, आसान है। इसने एक तो बात ये कि आपके पास एक मास ए है, मास बी है। मास ए को वो ए कह रहा है, मास बी को वो वाई कह रहा है। इसने बोला है कि सम ऑफ द मासेस इज इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। एक इक्वेशन ये बन गई 50। दूसरी बात इसने की है कि इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ए, इसका मतलब है कि डी एक्स बाय डी टी है ना। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं ना, मास ऑफ बी, मास ऑफ बी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के वाई, और वाई को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये 50 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। सही है, पहला पार्ट तभी वो एक मार्क का था। अब वो कह रहा है कि x 0 है, t 0 है। अब दो कंडीशन दिए हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, डी एक्स अपॉन 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, ये क्या हो जाएगा ln 50 माइनस एक्स अपॉन में अंदर का डिफरेंशियल भी आएगा विच इज -1। ठीक है, जो नीचे होता है उसका वो ln के अंदर आ जाता है, और जो नीचे है उसका डिफरेंशियल अपॉन में आता है, और ये हो जाएगा के टी प्लस सी। अब इसने देखो हमारे पास दो अननोन है, एक के है और एक टी, एक और सी है। इसीलिए इसने दो कंडीशन दी है ताकि दो इक्वेशन जनरेट हो और फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगा। वो तुम लोग भी कर लेना भाई आगे, ठीक है। और फिर x इन टर्म्स ऑफ टी, एक्स चलो मैं करा देता हूँ, आसान है। अच्छा, t 0 है, x 0 है, तो ये ln 50 अपॉन -1 इज इक्वल टू t 0 है, तो आपको c का आंसर तो ऐसे ही मिल गया, माइनस ln 50। फिर इसने बोला है कि x 25 t 10, x जब 25 हो तो 50 माइनस 25 25 अपॉन -1, और t 10 है तो 10 के माइनस ln 50। c की वैल्यू पता चल गई थी ना, वो मैंने डाल दी, ln 25 प्लस ln 50, और डिवाइड बाय 10 कर दो, ये माइनस भी तो है, कर दिया है ना -1। क्या है ये लो पॉइंट्स में ला रहे हो, पॉइंट्स में नहीं लाओ ना, पॉइंट्स में ले आओ, चलो खैर मसला नहीं। क्या रहा आंसर, 0.069। पॉइंट्स में ना रखो, पॉइंट्स में ना लाओ। ये माइनस को अगर मैं वहां पे जाके मल्टीप्लाई करा दूं, नीचे जो माइनस है लेफ्ट साइड पर, ये वहां पे जाके ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ln 25 माइनस, सबर तो करो, माइनस ln 50 अपॉन -10, ये आपको क्या दे देगा, तो ln, हाँ सही है, ln 2 अपॉन 10 आ गया। ये कैलकुलेटर ने बताया, आप लोग भी कर सकते थे, 10 आएगा, ln 2 अपॉन 10। इसको रिप्लेस करना है अब, के था ये इक्वेशन बनी है। अब इसमें हमें करना है x को सब्जेक्ट बनाना है, 25 और 10 डालो, डाल दिया भाई, डाल दिया, तभी तो क्या आया, उससे सी आया। एक से सी डाल के फिर मैंने वापस के भी निकाल लिया दूसरी कंडीशन से। फिर उसने बोला एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ t। अब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, t की पावर में आ जाएगा सब कुछ, ये माइनस है ना, तो आपने इसमें प्लस क्यों लिखा? वो यहाँ पे माइनस है ना,
ये अपॉन में माइनस था नीचे, वहाँ पे जाके मैंने मल्टीप्लाई करा दिया था, तो वो -10 और ये +10 प्लस ये हो गया। डिवाइड में इसके नहीं ये हट गया। इसमें से अब हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये पहले तो ये माइनस को वहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे माइनस, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो और ये प्लस कर दो। फिर हम करते हैं e ऑन द पोस्ट साइड, तो e की पावर में डाल दो, तो 50/x यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा e -ln2/10t मल्टीप्लाई बाय e ln50 और -x इज इक्वल टू e -t ln2/10 मल्टीप्लाई बाय ये 50 आ जाएगा ना नीचे, सिंप्लीफाई हो गया, 50 नीचे आ गया और ये -50, ये पूरा अलग टर्म है और ये -50 हो गया। अब ये माइनस को भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो हमारा x इन टर्म्स ऑफ t, ये तो उसके साथ ही है ना, एक ही टर्म है ना, ये 50 एक ही टर्म है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 8 मार्क का था। बहुत सारे करा दिए मैंने, अब आप लोगों की बारी है, निकालो कॉपी, इसका लिखना है लिख लो, छापना है छापो, 2 मिनट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। डिफरेंशियल इक्वेशन में और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। मैथ निकालो, मैथ्स। फिजिक्स इजी है विषय के लिए। अच्छा ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, बहुत इजी नहीं करो, नहीं करो, नहीं नहीं करो, नहीं लगा। ब्रैकेट लगा देना, फुल ब्रैकेट लगाए ना, माइनस के बाद आधा डॉ 50 को। हाँ सवाल दे रहा हूँ, अब वो करो, थोड़ा सिंपल पे जाओ पहले, ये वाला करो, 27 अच्छा है। भूमिका, आदिल, कॉपी पेंसिल निकाल लो, सैफ Yeah. चलो शुरू हो जाओ। करो सवाल करो। बस रिकॉर्ड हो रही है।
हाँ भाई, किसी का हुआ बताओ मुझे। आदिल, भूमिका, सैफ, कोई सवाल? I couldn't do it. नहीं हुआ? I don't know. It's not coming. आदिल, भूमिका, टाइम चाहिए या करवाऊं मैं? आदिल, भूमिका, टाइम चाहिए या करवा दूं? अभी कर रहा हूँ। कर लो चलो। 2 मिनट और ले लो। 8 बजे सर आप करवा, करवा दें। मैं करवा दूं। थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन में मसला आ रहा है, बाकी तो डिफरेंशियल तो सेम। हाँ, ये भूल जाता ना बंदा। ये समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? ये फॉर्मूला है डायरेक्ट इंटीग्रेशन। एक ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, और एक और होता है कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव पड़ा हो फंक्शन का, और वही फंक्शन रेज हुआ हुआ है सर्टेन पावर पर। अगर एक ब्रैकेट है, जैसे समझ लो 2x है प्लस 1, 2x² प्लस 1 पावर 5, और अब ब्रैकेट के अंदर का ये जो डिफरेंशियल है वो बाहर भी हो, 4x है ना। तो इसका अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो ये क्या हो जाता है, क्या लिखा हुआ है, एफ एन प्लस 1 अपॉन एन, कि वही फंक्शन वही रहता है, 2x² प्लस 1 पावर ऐड हो गई अपॉन द न्यू पावर, ये इंटीग्रल हो गया। ये एक ये बस फॉर्मूला होता है, और एक ये होता है डायरेक्ट ये समझ इंटीग्रेशन। में आया। इसमें होता है कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो एल एन ऑफ द नीचे वाला, बस। सही है। तो मेरी बात सुनो, इसमें आपने क्या करा, ये 10x था, हम्म, ठीक है। 10x आपने माइनस साइन अपॉन कॉस लिख साइन दिया, अपॉन कॉस होता है साइन 10। अपॉन कॉस लिख दिया। अब हाँ। इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होगा तो आपने माइनस बाहर अंदर हम्म, लिख दिया कि वो प्लस ही हो जाएगा, तो कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, सिर्फ ln cos x लिख दिया, और माइनस कहाँ से आया? ये वाला माइनस ना जो बाहर डाला था। हाँ, और अंदर वाले तो बस सही है, ओके। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो गया ना, तो नीचे। इसमें एक हिंट ये है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का। स्क्वायर के बराबर होता है। cos स्क्वायर में सेक स्क्वायर भी कैसे बराबर हुआ सर? तो आप ऊपर लेकर गई ना तो सेक स्क्वायर हो जाता है, वो तो नहीं पढ़ा है आपने यार, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है। मैंने क्लासेस में देखा। ठीक है, कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है ना। ये दोनों में से देखो कोई लग सकता है तो। हाँ, Very good. अब देखो थोड़ा सेफ सोचो, हो जाएगा आप। नहीं, अरे नहीं यार, भाई नहीं, अभी नहीं देखो ना, पीछे बढ़ो ना। स्ट्रेट है, पीछे बढ़ो, पीछे बढ़ो।
फिर मैंने किया। तो भाई मैं करा रहा हूँ। वेरिएबल सेपरेट करते हैं बाद में। तो हमारे पास हो जाएगा dy ओवर cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 4 10x dx। 4 कहाँ गया आपका? क्या ये क्या बात है क्या आपका? 4 कहाँ है? कौन सा 4 ही फोर? उड़ा दिया आपने। बाहर ले आई थी। तो लिखा ही है, इसको ऊपर लेकर आते तो sec स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू 4 को इंटीग्रेट करना है 10x dx। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। अब हमें पता है कि 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल अगेन 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y। और ये इसमें से 4 बाहर निकाल दिया और मैं 10 को लिख देता हूँ। 10 का इंटीग्रल हमने अलग से पढ़ा था, मैंने बताया था एंड में तुम लोगों को प्रूव कराया था मैंने 10 का कैसे निकालता। 10 को मैं लिखता हूँ साइन अपॉन कॉस। माइनस माइनस आ जाएगा। चलो करो। अब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें। हमें पता है कि अगर नीचे वाले का डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशियल ऊपर मौजूद हो तो ln ऑफ द डिनोमिनेटर बन जाता है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में cos है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ऊपर साइन तो मौजूद है, माइनस नहीं है, तो मैंने क्या किया, माइनस अंदर भी दे दिया माइनस बाहर भी दे दिया, ताकि मैं कैंसिल आउट कर दूं, ओवरऑल इफेक्ट ना पड़े कोई इक्वेशन को। अब देखो कि हमारे पास नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है। सो आई नो नाउ दैट द आंसर फॉर दिस इंटीग्रल इज ln ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 10y इक्वल्स टू -4 ln ऑफ cos x और प्लस c। अब मैं अपनी लिमिट्स डाल दूंगा, सॉरी वो कंडीशन डाल दूंगा, मेरे पास सी का आंसर आ जाएगा और फिर उससे मैं आगे सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ असल में यहाँ पर कह सकते हो कि मसला कर रही थी आप। समझ आ गया? एफ आदिल और भूमिका Yeah, I get it क्लियर है? now. जी सर। ये डिफरेंशियल एक्चुअली इंटीग्रेशन ही है। एक स्टेप और ऐड हो गया कि आप वेरिएबल सेपरेट कर रहे हो, बाकी आगे आप इंटीग्रेट ही कर रहे हो। प्रैक्टिस आई आप लोगों को, ये भी खत्म हो गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें मैं tan इनवर्स की इंटीग्रेशन बता दूंगा। tan इनवर्स की अभी बता देता हूँ, बल्कि नहीं 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 बहुत ज्यादा छोटा सा है, हार्ड वर्क नहीं बहुत ज्यादा छोटा सा ही है। प्रैक्टिस tan इनवर्स का डिफरेंशियल और tan इनवर्स की इंटीग्रेशन एक ही फॉर्मूला है, वो आपने फॉलो करना है और फिर आगे काम वैसे ही होगा, एप्लीकेशन वैसे ही होगी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को लिखना है लिख लो। अब आते हैं हमारे पास एक दो फॉर्मूले। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, ये बन जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, शायद मैं गलत ना बता रहा हूँ। हाँ सही बताया मैंने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है। सिमिलरली अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। सही है ना? अगर मैं tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करूंगा ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा, हाँ ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है। लॉजिक मिलेगी बहुत आगे जाके यूनिवर्सिटी में जाके, ये पूरी प्रूफ होती है चीज़ें। ये साइन और tan ये जितने भी आपने फॉर्मूला पढ़े हैं सारे यूनिवर्सिटी में आके प्रूव करवाते हैं ये आए कहाँ से। तो वो तो बात की बात है, अभी हम फिलहाल ये है कि सिंपल फॉर्मूला है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमारे पास इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन लाए, तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4x, तो क्या हो जाएगा y, इसका अगर dy केस निकालना हो डिफरेंशिएट करना है 1/1 प्लस
4x का होल स्क्वायर, और आपको पता है अंदर का डिफरेंशियल बाहर भी आता है, ये 4x का डिफरेंशियल बाहर भी आएगा, तो ये 4 भी बाहर आएगा। दिस इज द डिफरेंशियल। इसी तरीके से अगर मेरे पास 4/1 प्लस 4x का इंटीग्रेट इसको करना है, तो आपको पता है कि जो अंदर है 4x के अंदर है, 10 हो गया ना, तो हाँ, तो ये 4x बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना, 10 इनवर्स 4x, ठीक है, 10 इनवर्स 4x प्लस c। ये चीज याद रखनी है, लिख लो ये अपने पास फॉर्मूला, ये किसी ये बिल्कुल अभी नया रिसेंट सवाल में मैंने एक टेस्ट में इसको ऐड भी किया था, करिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x अपॉन a। पूछ लेते हैं, ये डिफरेंशिएट करना है, तो डी पर डी एक्स हो जाएगा हमारे पास क्या, 1/1 प्लस x अपॉन a का होल स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, 1/, हाँ इसका इंटीग्रल भी आएगा, x अपॉन a का इंटीग्रल 1/a, ठीक है, जिसको क्या हो जाएगा, अगर ये एक्सपेंड करते हैं 1/x² अब a स्क्वायर, और अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, और ये यहाँ पर ये 1/a था तो a और ये a कट गया, आपके पास बन गया a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ देखो यही आंसर आ रहा है, a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें भी कोई सवाल है किसी को तो पूछ लो, देख लो, ये लिख लो, ये चीज़ है ना, ये चीज़ें काम की हैं। आदिल, भूमिका और सैफ, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए विकट के तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी एप्लीकेशन इसके अंदर भी है, बाय पार्ट्स में भी है, हमने पढ़ा ना LAITE, LAI जो था ना उसमें आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर सिर्फ ये है इनवर्स 10, बाय पार्ट्स में भी आ सकता है। सही है, जैसे कि अगर आपको सवाल दिया इसने ये इंटीग्रेट करो x 10 इनवर्स x, अब ये बाय पार्ट्स में लेगा क्योंकि एक हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास अलजेब्रिक है, तो LAITE को फॉलो करते हुए LA आ रहा है, पहले A अलजेब्रिक आ रहा है, A अलजेब्रिक है, फिर I इनवर्स, तो हमारे पास U हम लेंगे x को, और हमारा क्या होगा DV, बल्कि इसमें मसला है LIAT, साथ सैफ मुझे पता LIAT था या LAIT था, क्या था, मैंने लिखा था It was LA, I think so. LAIT था मेरे ख्याल से, लेकिन Yeah. इसमें थोड़ा मसला आ रहा है, चलो हम चूज तो ऐसे ही करेंगे। मैंने बताया अब 10 इनवर्स का इंटीग्रल हमने नहीं पढ़ा, 10 इनवर्स का हमने इंटीग्रल नहीं पढ़ा, हमने 10 इनवर्स का डिफरेंशियल और वो जो बन रहा है ना उसी का इंटीग्रल 1/, LAIT। एक मिनट यार, शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, dy/dx निकालना, ये तो हमने कर लिया था ना, ये वाला तो अभी मैंने बताया। इसका बाय पार्ट्स का एक सवाल था, मैंने याद है सैफ, उसमें मैंने टेस्ट में दिया था मेरे ख्याल से, ये रहा, The recent one?
हाँ मैंने आपको शायद एक टेस्ट बना के दिया था ना, उसके अंदर था। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स एंड रीच ए एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस बी। मैंने शायद यू जो है ना वो टेन इनवर्स को लिया इसमें। LIAT होता है मेरे को। ये देखो ये वाला सवाल है ना, LAIT होता है, कल आपने LAIT LAIT लिखा हुआ है ना, ये देखना पड़ेगा, शायद वो मैंने गलत लिखवा दिया ऑप्शन, हो सकता है। ये सवाल उठाते हैं एक बार, या बल्कि जो है ना, हाँ सही है, एक मिनट, ये पूरा सवाल ही उठा देना, ये काम का है। शो दैट, मतलब डेरिवेट करना है x माइनस x y इज इक्वल टू x माइनस टेन इनवर्स x है। तो इसका dy बाई dx निकालेंगे तो x का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे जब हम, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब शो दैट पाई बाय 3 सॉरी अंडर रूट 3 एक्स टेन इनवर्स एक्स dx। काम करते हैं ना, u हमारा क्या होगा, ux होना चाहिए ना। हमें ये तो पता चल गया ना, इक्वेशन तो इंटीग्रेट करने क्या? की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट डाल दो। क्या इक्वेशन क्या है? d/dx पता चल गया है dy ना, अपॉन dx पता चला है। सेम है ना, नहीं, किसने बोला? देख लो, x माइनस टेन इनवर्स है और ये x टेन इनवर्स है। सही है। इन्होंने जो है ना इसको u लिया है, मेरे ख्याल से u टेन इनवर्स लिया उन्होंने, और dv इज इक्वल टू x dx। तो ये du अपॉन dx का 1 अपॉन, आपने बोला था ना x पहले लेंगे। हाँ वो शायद यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, मसला आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टेन इनवर्स अगर मैं लूंगा ना v, हमने इंटीग्रल तो नहीं सीखा ना, टेन इनवर्स का इंटीग्रल नहीं सीखा हमने। ये देखा है कि टेन इनवर्स किसका इंटीग्रल है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है, ठीक है। ओह, अब समझे आपने क्यों ऐसे किया, सही है, हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना इसको। लेकिन ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट खराब तो हो v इज जाएगा। इक्वल टू, वो शायद वहाँ पे मैं कंफर्म करूंगा ना उसको, हो सकता है मैंने गलत देखा हो या याद नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब मैं इसको u डैश v डैश u करता हूँ। हाँ ये देखो काम का क्यों था, समझ में आ गया। इसने देखो ये सवाल इसलिए ऐसा दिया है क्योंकि ये ऊपर वाले से रिलेट हो रहा है थोड़ा बहुत। अब u v से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये 2 को बाहर निकाल दो। अब ये वाला पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन, सेम है बिल्कुल, हाँ तो हम वो लिख देंगे ना। हाँ, तो अब x इसकी जगह पे minus हम क्या लिख 10 देंगे, over ये आ जाएगा। x minus तो 10 इसका इंटीग्रल तो ये रहा एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स और माइनस वो ऊपर जो निकाला था एक्स माइनस, हाँ 1 अपॉन 2 भी है यहाँ पे, एक्स माइनस टेन इनवर्स, ठीक है। सॉल्व करो। बस आ गया ना, आपके चाहिए नहीं ना, वो डालना है ना, show बस वो करना है। लिमिट्स डालनी है ना, वो लिमिट तो कर शो दोगे, करना है, सिखा दो। कर दोगे ना लिमिट, यार आसान है अब तो। नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। भूमिका क्लियर है, समझ में आ गया? आदिल बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ? जी सर। जी बस ये एक एक्स्ट्रा ये सिलेबस में नया ऐड हुआ था फॉर्मूला, काम वैसे ही होगा आगे, ठीक है। मेरे ख्याल से मसला ये है कि LAIT ही है, लेकिन इसमें ये लॉजिक लगेगी कि इसमें पहले हाँ solve नहीं पहले प्रूव करवा रहा है, क्योंकि मैंने फर्दर मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ा है ना मैंने, तो यूज तो हम LAIT ही होता है, लेकिन आपको इसके अंदर भी कुछ कॉम्बिनेशन होती है जो आप यूज नहीं कर सकते। अलग वाले क्वेश्चन, आया तो ये 5 रुपए का ही है, तो फर्दर मैथ का है ना। ये फर्दर मैथ का नहीं है सवाल, ये सवाल तो हमारा ही है। फर्दर मैथ में भी मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, और इससे भी ऊपर की चीजें थी, लेकिन
वहां पे भी मसला ये होता था कभी कभार कॉम्बिनेशन जो आ रही थी ना, ये लॉग और एल्जेब्रिक में, जैसे लॉग और इनवर्स ट्रिक आ गया, लॉग और ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो इनके आपस में भी तो कॉम्बिनेशन बन सकती है ना, कौन से दो साथ आ रहे हैं, सही है। उसमें भी कभी कभार मसला आता था। तो फॉलो आपने मेरे ख्याल से यही करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो LAIT ही याद आ रहा है, LIAT तो नहीं। ठीक है, सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो ना, ये काम का सवाल है ये। आज के लिए काफ़ी है, जिसको लीव करना है लीव कर दे, और नहीं करवा रहा मैं। कल अब ये ट्रिग्नोमेट्री सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह ओवर। कल हम आइट्रेशन वाला टॉपिक करेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा, 2 दिन का है, कल का दिन और फिर अगले वीक में, फिर उसके बाद 2-4 दिन में कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो ठीक है, फरवरी की सेकेंड वीक होपफुली खत्म हो जाएगा। P3 हम्म खत्म। हम्म एक चैप्टर है मेरा भी बहुत अच्छा। ठीक है भाई, आज के लिए काफ़ी है। सैफ, मैं लीव नाउ, ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लो, प्रैक्टिस करो। When are we gonna like start mechanics? बस जैसे खत्म हो जाएगा